हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे चल रही है, जिससे हम सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में क्लास का यहाँ पे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो आपका यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था वो हमने यहाँ पे कवर किया था। अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिला के बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और इसी से ही जनरली आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप एनडीए के एग्जाम की बात कर लो, सीडीएस एग्जाम की बात कर लो, या फिर सीएपीएफ एग्जाम की बात कर लो। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो 9th तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 10th में आपका यहाँ पे सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब हम चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, चैप्टर नंबर 11 है आपका यहाँ पे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में जैसा आपको यहाँ पे ऊपर जो समरी दे रखी है वो मैं आपको यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ। तो जैसा हमने यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में या फिर आप बोलो पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा था कि आपके यहाँ पे कहाँ इमेजेस बन सकती हैं। जो हमने लेंसेज वगैरह और मिरर्स वगैरह पढ़ी थी, कौन सी कन्वर्जिंग कौन सी डाइवर्जिंग होती है, उसका नेचर क्या होता है इमेज का, कैसे साइज की इमेजेस बनती हैं। तो उसी के ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है। और यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो आपका ह्यूमन आई है, ये बेसिकली यहाँ पे लाइट को यूज करता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन में आपका दो पार्ट होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इरेगुलर का यहाँ पे दूसरा नाम भी मैंने बताया था, उसका नाम है यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आपको अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो जरूर देख लेना, क्योंकि अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ना यहाँ पे कनेक्ट होती नजर आएंगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, दोनों चैप्टर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, वो है आपका यहाँ पे ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई की जब हम यहाँ पे बात करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे ये आप बोल सकते हो आपका ऑर्गन है अपनी बॉडी में, जिसके थ्रू हम यहाँ पे चीजों को देख पाते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पे आंखें बंद करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं सकते हो, आप पहचान सकते हो, उसकी स्मेल से पहचान सकते हो, उसको टच करके पहचान सकते हो। ठीक है, जो आपके 5 सेंसेस होते हैं ना, उसमें बस आप देखने के अलावा जो आपके यहाँ पे बचे 4 सेंसेस हैं, उन सब के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो। ठीक है, उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका क्या कलर है उस ऑब्जेक्ट का, वो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे। ठीक है, अंटिल आपने अगर बहुत ज्यादा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात ना करके, जैसे मान लो आपको एक खाना दे दिया जाए, ठीक है, खाने का आपको यहाँ पे पता है कि ये कलर का होगा ही ज्यादा से ज्यादा। तो वो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप सब्जी ले लो, जैसे भिंडी है, ठीक है, भिंडी का कलर ग्रीन है, तो आपको लगेगा यहाँ पे कि ग्रीन कलर की है, क्योंकि आपको स्मेल से पता चल गया कि आज भिंडी बनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको उन उन चीजों का तो कलर पता चलेगा, पर ऑब्जेक्ट्स का क्या कलर है वो चीज आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगी इजीली। ठीक है, अगर आप आंखों से नहीं देखते, वही सेम चीज आपको यहाँ पे ऊपर वाले पैराग्राफ में बताई गई है। फिर देखो नीचे अगर हम चलते हैं, तो अगला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो ह्यूमन आई है वो एक तरीके से कैमरा की तरह वर्क करता है, जिसकी जैसे आपको कैमरा होता है उसके थ्रू आप यहाँ पे इमेजेस लेते हो, देखते हो। तो वही बेसिकली आपका यहाँ पे आईज का भी काम होता है, जिसके थ्रू आप इमेजेस देख रहे हो। ठीक है, जो आपकी इमेजेस फॉर्म हो रही है वो आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें ना 3 लेयर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, जो 3 लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्क्लेरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी यहाँ पे लेयर होती है, जो आपके आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्क्लेरा। दूसरा आपका होता है यहाँ पे क्लोरॉइड। ठीक है, क्लोरॉइड। तीसरा आपका होता है यहाँ पे रेटिना। ठीक है, ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे ये 3 लेयर्स आपकी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, ये आपकी है यहाँ पे आउटर मोस्ट, ये आपकी है यहाँ पे आउटर मोस्ट, ये आपकी है थोड़ी आप बोल सकते हो यहाँ पे मिडल लेयर। फिर आपका रेटिना जो है ये आपकी है यहाँ पे इनर लेयर। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये स्क्लेरा है ये आपको ना व्हाइट कलर में देखने को मिलती है, जो कि ना आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है अपने आंखों को। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे काम करती है आंखों को। तो वही सेम चीज अगर आप यहाँ पे ऊपर देखने जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो आगे हम देख लेंगे, वो जो आपको यहाँ पे बताया हुआ है वो हम आगे देख लेंगे, क्योंकि अभी 3 चीजें और मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे वो चीज पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, स्क्लेरा बेसिकली आपका व्हाइट कलर का यहाँ पे होता है और ये प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे आंखों को। दूसरा जो आपका क्लोराइड है ना, ये बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आंखों को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए यहाँ पे ये काम करता है। तीसरा आपका है यहाँ पे रेटिना। रेटिना पे बेसिकली आपकी यहाँ पे विजन की हेल्प करता है यहाँ पे। ठीक है, विजन जो आप चीजें देख पा रहे हो, रेटिना पे इमेज बनती है तब आप वो चीज देख पाते हो। तो रेटिना बेसिकली यहाँ पे विजन यहाँ पे प्रोवाइड करता है अपने आंखों को, तभी हम वो चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके यहाँ पे लेयर्स हो गई।
अब उसके अलावा जो यहाँ पे आपको ऊपर जो दे रखा है यहाँ पे पैराग्राफ में, अगर हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। पहली आपकी है यहाँ पे कॉर्निया, फिर आपका है यहाँ पे आइरिस और तीसरा आपका है यहाँ पे प्यूपल, ठीक है? तो ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है। अब जो कॉर्निया होता है इसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाईएस्ट या फिर हाई बोल लो, ठीक है? हाईएस्ट की जगह आप बोल सकते हो यहाँ पे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे पता होगा, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे भी हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है? वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपको जो आइरिस है ना, ये बेसिकली होता है यहाँ पे शटर की तरह, यहाँ पे ये काम करता है कि शटर की तरह मतलब काम करने का मतलब ये हो गया कि कितनी कौन सी आप बोल सकते हैं एक तरीके से लाइट रे अंदर जाएगी आंखों पे, वो सब कुछ देखने का काम आइरिस का होता है। और प्यूपल जो है ये आपका एंट्री पॉइंट होता है लाइट का, ठीक है? एंट्री पॉइंट होता है आपका यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है? तो लाइट जो जा रही है वो प्यूपल से जा रही है, पर कितनी जाएगी वो बेसिकली आइरिस डिसाइड करता है, ठीक है? तो वो कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे? वो आइरिस कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपने यहाँ पे ये 6 चीज़ों के बारे में सीखा, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम पैराग्राफ में अगर हम देख लेते हैं, तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेटिना आपका बेसिकली यहाँ पे विजन के तौर पे यूज होता है, तो जहाँ पे इमेज बनती है उसी की मदद से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है, वो रेटिना है, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे जो लाइट एंटर होती है ना आंखों में, वो एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर होती है, वो होती है आपकी कॉर्निया। तो यहाँ पे आपको एक कॉर्निया देखने को मिल रहा है। ये आपका बल्ज एरिया जो है यहाँ पे व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ट्रांसपेरेंट बेसिकली होता है ये। तो इसके थ्रू आपकी लाइट रे पहले एंटर होती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये आइरिस देखने को मिल रहा होगा, एक आपको यहाँ पे प्यूपल देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे जो आइरिस है ना, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है? ये वाला जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये। अब जब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पास में होगा तो इससे क्या होगा कि जो प्यूपल का एंट्री पॉइंट है ना, जो यहाँ पे प्यूपल है, खाली एरिया जो है यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ ये, तो ये खाली एरिया बेसिकली आपका है यहाँ पे प्यूपल, जिसके थ्रू आपकी लाइट अंदर जाती है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आइरिस यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उससे आपका एक आइडिया रहेगा कि कम से कम लाइट रे आपके यहाँ पे जाएगी। अगर वो छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, तो एंट्री पॉइंट अगर आप देखो जो प्यूपल है, उसका एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो लाइट जाने का अंदर चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमेशा याद रखना, जो आपको यहाँ पे दे रखी है कि अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना होता है आंखों का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दे तो 2.3 रखा है, पर अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ना रेंज याद रखना, 1.7 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई भी वैल्यू देता है तो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? पर क्योंकि आपका एनसीईआरटी में 2.3 दे रखा है, तो इसको अलग से आप यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लेना, ठीक है? कर सकते हो क्या, कर लेना, ठीक? तो यहाँ पे पहले तो वो जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो लिख लेना। दूसरा आपको यहाँ पे रेंज के तौर पे अगर पूछा जाए तो 1.7 से लेके 2.5 सेंटीमीटर आपकी आंखों का स्पेरिकल आप बोल सकते हो यहाँ पे डायमीटर जो आपका रहता है वो है, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, देखो आपको प्यूपल के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, आइरिस के बारे में बता दिया कि आपका यहाँ पे ये कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे प्यूपल, आपका बेसिकली यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ लाइट, तो जो एंट्री पॉइंट है वो आपका होता है यहाँ पे प्यूपल, जो आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिल जाएगा, प्यूपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना? ये चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही है। फिर हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे, तो आगे देखो आपको यहाँ पे आई लेंस देखने को मिलेगा, जो बेसिकली आपकी इन्वर्टेड रियल इमेज बनाएगा। इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी इमेज बनाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये जो लेंस दिख रहा है, ये आपका है यहाँ पे लेंस, जो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे मार्क भी कर रखा है क्रिस्टलाइन लेंस, ये आपका है यहाँ पे लेंस। और जो ये आपको एक ऐसी थोड़ी रेड कलर की आपको यहाँ पे एक लेयर दिख रही होगी यहाँ पे, वो आपका है यहाँ पे रेटिना, ठीक है? तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसी पे आपकी इमेजेस बनती हैं। और अगर इस पे इमेज नहीं बनती है तो बेसिकली आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक बीमारी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका आय आय से रिलेटेड कुछ ना कुछ इफेक्ट रहते हैं, ठीक है? वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब। तो आगे आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। अब देखो इसके अलावा फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि रेटिना पे जब इमेज कोई बनती है ना, तो ये जो आपकी है, ये इसमें ना आपको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इन्हीं सेल्स की वजह से यहाँ पे जो ये इमेज बन रही है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होके आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन फिर उसको यहाँ पे प्रोसेस करता है। तो एक तरीके से ना आपका यहाँ पे जो ये दे रखा है ना ऑप्टिक नर्व, ये भी यहाँ पे यूज होती है, ठीक है? यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के तौर पे भी अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा ना कुछ अलग से यहाँ पे चीजें मैं बता रहा हूँ, प्लीज इसके यहाँ पे ध्यान रखना। पहले तो याद रखना कि पहला आपका यहाँ पे है मेलेनिन, ठीक है? मेलेनिन बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्लूइड रहेगा, या फिर आप बोल लो यहाँ पे जो कलर देता है, ठीक है? आंखों को कलर देता है। कलर टू आइरिस बोल लो, ठीक है? और स्किन, तो जो स्किन को कलर देता है और आइरिस को कलर देता है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? मेलेनिन, ठीक है?
फिर दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे एक्वस एक्वस ह्यूमर। अब जो आपका यहाँ पे ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो एक्वस ह्यूमर बेसिकली ना यहाँ पे एक लिक्विड होता है। ये एक लिक्विड है, वो भी आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ठीक है, ये एक लिक्विड है और वो भी आपका कैसा लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जो कि रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में, हेल्प इन रिफ्रैक्शन, हेल्प इन रिफ्रैक्शन। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसका इसके बारे में आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम डायग्राम पे वापस आए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेंस है ना, लेंस को देखोगे अगर आप, तो कौन कनेक्ट करके रखा हुआ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिलेरी मसल। ठीक है, सिलियरी मसल्स। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है वैसे, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको दे रखा है, तो लेंस को बेसिकली यहाँ पे पकड़ के रखती है या फिर जकड़ के रखती है, एक तरीके से समझो यहाँ पे, वो आपकी होती है यहाँ पे स्लेरी मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोकस, आपका जो फोकल लेंथ है, इसको अब बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ये आपके यहाँ पे इसके ऊपर ही होता है, स्लेरी मसल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड, तो जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे कुछ आपके सेल्स जैसे आपको यहाँ पे आगे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि आपके ना एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो ये कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फोटो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, और फोटो रिसेप्टर्स आपके दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं आपके यहाँ पे रॉड सेल, दूसरे आपके होते हैं यहाँ पे कोन सेल। ठीक है, अब रॉड सेल जो होते हैं ये आपके सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट को। ठीक है, डिम लाइट में बेसिकली आपको हेल्प कर देंगे यहाँ पे। और ये आपके जो कोन सेल है, ये आपके होते हैं यहाँ पे सेंसिटिव ब्राइट लाइट को। ठीक है, ये आपके सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट को। ठीक है, यहाँ पे जो पिगमेंट यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। और यहाँ पे जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आइडोपोइन, आइडोपोइन। ठीक है, ये बेसिकली सब आपके पिगमेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। यहाँ पे ऐसा जितना ज्यादा डिटेल में दिया नहीं, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है पहले। तो ये दो तरीके के फोटो रिसेप्टर सेल है, एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। अब शेप जो है यहाँ पे इनके नाम से ही आप बता दोगे। ठीक है, शेप इनकी यहाँ पे कोन की तरह होगी, इनकी यहाँ पे रॉड की तरह होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने शेप नहीं लिखवाई है, तो प्लीज यहाँ पे इसका भी ध्यान दे देना। शेप आपकी जो होगी यहाँ पे रॉड की तरह होगी, इसमें इसमें कोन की तरह होगी। फिर इसमें आपको डिम लाइट के थ्रू यहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव है, ये आपका ब्राइट लाइट के थ्रू सेंसिटिव है। यहाँ पे पिगमेंट आपका रोडोप्सिन होता है, यहाँ पे आइडोपोइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखोगे, आपसे जो जनरली पूछा जाता है वो ऐसा पूछते हैं कि जो रेटिना है, रेटिना पे इन दोनों में से कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, दोनों ही तरीके के सेल आपके प्रेजेंट होते हैं, तभी आप ब्राइट ऑब्जेक्ट भी देख पाते हो और आप डिम लाइट में आप ऑब्जेक्ट भी देख पाते हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फोएबिया। अब यहाँ पे जो आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपके होते हैं सिर्फ कोन सेल्स। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ब्राइट से रिलेटेड आप चीजें कर पाओगे, शार्प कलर इमेजेस ही आप यहाँ पे देख पाओगे। फिर आपका एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। ये तीन रीजन है, प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना। और इनमें से एक भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नो सेल, ना तो आपका कोन वाला ना ही आपका रॉड वाला। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसके बाद हम आगे चल लेते हैं। अब देखो, हम आगे चले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर इनमें से जो हमने अभी ऊपर जितने भी हमने ऑर्गन के पार्ट्स डिस्कस किए, ठीक है, चाहे स्लेरी मसल्स हो गया, कॉर्निया है, प्यूपल है, आपका आइरिस है, फिर आपका क्लोराइड था हमने अलग से जो डिस्कस किया, ठीक है, रेटिना हो गया। मतलब इनमें से कोई भी अगर किसी में भी कुछ भी दिक्कत होती है, तो आपको कोई ना कोई एक बीमारी हो सकती है, माल फंक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है, अगर हम बात करें, ठीक है, डैमेज की वजह से। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे भी दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ पे याद रखना कि क्या होता है, ये आपके लिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी बन जाए, आपसे पूछ लिया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना, जो आई लेंस होगा वो बेसिकली आपका फाइब्रस होता है और जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना है। दूसरा, जैसे आपको लिखा हुआ है कि इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द स्लेरी मसल, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपका जो कर्वेचर है, ठीक है, फोकल लेंथ नहीं बोल, मैंने शायद फोकल लेंथ बोल दिया, कि फोकल लेंथ नहीं, यहाँ पे आपका जो कर्वेचर है, जो आपका लेंस का है, वो आपका यहाँ पे मॉडिफाई हो सकता है स्लेरी मसल से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट, जैसा आपको दे रखा है कि चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने वहां पे जो फोकल लेंथ बोला था वो इनडायरेक्टली करेक्ट था। ठीक है, पर जो आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है कि वो कर्वेचर चेंज कर देगा। अब ऑब्वियस बात है, जब वो कर्वेचर चेंज करेगा आई लेंस का, तो आपका फोकल लेंथ भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। इसलिए मैंने वहां पे बोला था, पर इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे चीज बोली थी, तो आपको अलग से दोनों चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना।
फिर उसके बाद आपको ना यहाँ पे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट है और एक आपका यहाँ पे कंप्लीट जो येलो वाला पॉइंट है, कंप्लीट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मान लो स्लेरी मसल जो आपकी हैं वो अगर रिलैक्स्ड होती हैं, तो हमें देखने को मिलता है जो आपकी लेंस होगा वो आपका थिन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा कि जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये अपने आप में एक ना एक आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? अगर वो बनाना चाहे यहाँ पे डीप में अगर देखना चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना चाहे, तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है? अपने आप में एक ना एक स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले याद रखना कि जब भी मसल रिलैक्स होगी, कौन-सी मसल? सिलेरी मसल। तो आपका यहाँ पे जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा। दूसरा फोकल लेंथ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा आप यहाँ पे जो आप चीज़ों को देख पा रहे हो दूर वाली चीज़ें वो आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं जब आपकी सिलेरी मसल रिलैक्स होती हैं। फिर नीचे वाली कंडीशन दे रखी है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब आप एक तरीके से समझो यहाँ पे कि वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ रही हैं एक तरीके से, ठीक है? तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे कर्वेचर ऑफ आई लेंस है ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आपका जो आई लेंस है, ये थिक हो जाएगा, वहाँ पे थिन हो रहा था, यहाँ पे थिक हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा फिर वहाँ पे फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। और फिर आपके यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख पाओगे, ऊपर वाले में हमने देखा था कि आप फार ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे थे। तो ये 3-4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों से रिलेटेड जब आपका आई लेंस जो आपकी सिलेरी मसल्स है, जब वो श्रिंक होती है और जब आपकी वो रिलैक्स होती है। तो दोनों के कंडीशंस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पूछा जाता है नॉर्मल आई का। तो यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ में वही सेम चीज बार बार रिपीट करिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल टर्म्स में बता दे रहा हूँ। नॉर्मल आई का जो आपका मिनिमम पॉइंट है जिसके थ्रू बेसिकली आप बोलो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? नियर डिस्टिंक्ट विजन है, या फिर जो आपको ये दो टर्म दे रखी है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा आपका नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है? इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना ये आपकी रहती है 25 सेंटीमीटर। ये आपका रहता है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आपको मैक्स बोला जाए तो मैक्स आपका हो जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है? मैक्स आपका हो जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी, तो अलग से यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है? मैक्स आपका हो जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी, और ये भी आपको नीचे यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, ठीक है? फार पॉइंट ऑफ द आई, फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ आई, ये सब आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है, ये आपका इन्फिनिटी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई है ना, वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक का यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख सकती है, ठीक है? अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो, ठीक है? यहाँ पे ये याद रखना, कोई भी डिफेक्ट नहीं है तो। फिर आपको देखो यहाँ पे एक डिफेक्ट दे रखा है, वो आपको दे रखा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में बेसिकली आपके ना यहाँ पे एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, और उसको ना सिर्फ ऑपरेशन सर्जरी करके यहाँ पे हटाया जाता है। अगर नहीं हटाओगे तो परमानेंटली आपकी यहाँ पे आंखें खराब हो सकती हैं, ठीक है? तो और ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो आपके एज के साथ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बढ़ते रहते हैं एज के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी ज्यादा एज होती रहती है उसमें ज्यादातर ये बीमारियां यहाँ पे आती है, ठीक है? कैटरैक्ट वाली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको जैसे दे रखा है कि ह्यूमन आई बेसिकली हमें यहाँ पे 2 आँखों की ज़रूरत क्यों है ना? 1 आँख से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो बेसिकली अगर आप देखोगे, तो हमें क्योंकि ज़्यादा फील्ड व्यू देखना होता है, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 आँखें हैं, वो भी फ्रंट साइड में। अगर आप एनिमल्स में कंपेयर करोगे तो एनिमल्स का क्या होता है कि साइड में आँखें होती हैं, है ना? उनकी पास-पास में नहीं होती, हमारी कुछ डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम 1 आँख से देखते हैं तो 150 डिग्री एंगल तक हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं, फील्ड व्यू हमारा होता है। वहीं पे अगर 2 आँखें हमारे पास तो 180 डिग्री तक हम यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो 180 डिग्री के बाद वाली चीज़ आ जाएगी, जहाँ पे आपके एक भी सेल प्रेजेंट नहीं है और वो चीज़ आप देख नहीं सकते हो। तो वो आपका यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको अब आ गया यहाँ पे डिफेक्ट्स। अब ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखते हैं, आपका कंडीशन दे रखा है सबसे पहले तो यहाँ पे 3 आपकी बीमारियाँ दे रखी है, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, फिर हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, और तीसरा आपको दे रखा है प्रेस बायोपिया, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मायोपिया को। अब मायोपिया में यहाँ पे मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ, वरना आप ये पूरा पढ़ भी लेना, ठीक है? सबसे पहले तो याद रखना, इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे इमेज बनती है ना, तो इमेज आपकी बनती है बिफोर रेटिना, ठीक है? रेटिना से पहले बन जाती है। ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि जो इमेज रेटिना से पहले अगर बन रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लेंस है और जो रेटिना का बीच का डिस्टेंस है ना, वो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपकी इमेज कहाँ बन रही है, वो रेटिना से पहले बन रही है, ठीक है? फिर दूसरा आपका यहाँ पे रह जाएगा इसी से रिलेटेड कि आपकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ पे इस केस में क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? ये आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर जो आपकी यहाँ पे आई बॉल है,
ठीक है। आई बॉल का यहाँ पे जो साइज है वो यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, मायोपिया पहली बात नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे यहाँ पे कि इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले बनती है। अब क्योंकि वो रेटिना से पहले बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल सा हो गया कि लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और दूसरा यहाँ पे की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई लेंस की। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि आपका आई बॉल जो है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे जो आपका लेंस यूज होता है यहाँ पे इसको सही करने के लिए, वो आपका लेंस होता है यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है, अगर पावर की बात करें तो वो आपका नेगेटिव पावर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पास के ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। इसको बेसिकली मायोपिया को हम यहाँ पे यही बोलते हैं कि हमें पास के ऑब्जेक्ट तो दिख रहे हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे, इसको इसलिए यहाँ पे इसका नाम नियर साइटेडनेस पड़ा है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके सब मायोपिया के, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से यहाँ पे याद भी रख लेना। बाकी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, जो आपको मैंने मार्क करके रख रखा है, तो इसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो पता ही है, आपका कॉनकेव आपका यहाँ पे लेंस है ना, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ भी रखा है जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग यहाँ पे फायर साइटेडनेस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमें पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, है ना। यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमें जो पास के ऑब्जेक्ट होंगे ना वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेंगे, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये दोनों स्टेटमेंट में जो आपको मैंने अभी बताई। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो आपकी यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है, ये आपकी इमेज बनती है रेटिना के बाद। ठीक है, रेटिना के आपके यहाँ पे बाद में इमेज बनती है। ठीक है, आफ्टर रेटिना आपकी यहाँ पे ये इमेज बनती है। अब क्योंकि ये आफ्टर रेटिना इमेज बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है आपके यहाँ पे ऑफ लेंस, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे एरो से कर दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे हो गया इंक्रीज। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो जाती है कि जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आपका लेंस और रेटिना, ठीक है, लेंस एंड रेटिना, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा अब आपका डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हुआ, इसलिए तो आपकी इमेज जो है वो रेटिना के बाद बनी। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, इसी पॉइंट से आप ये दोनों कंडीशन याद रख सकते हो, इधर भी और इधर भी। इधर वाले में क्या हो रहा था कि रेटिना के बाद बन रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये दो पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, फोकल लेंथ और इसके इसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब उसके अलावा फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका आई बॉल होता है, वहां पे हो रहा था वो बड़ा हो जा रहा था, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। यहाँ पे जो आपका लेंस यूज होता है, ये आपका यूज होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपका यूज होता है जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेंस के केस में आपका जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है, और डाइवर्जिंग आपका कॉनकेव लेंस होता है। पर मिरर के केस में आपका अपोजिट हो जाता है। मिरर के केस में आपका कन्वर्जिंग जो मिरर होती है वो कॉनकेव मिरर होती है, और डाइवर्जिंग आपकी कॉन्वेक्स मिरर होती है। और कन्वर्जिंग वाले की 6 कंडीशंस होती है इमेज फॉर्मेशन की, हमने कल पिछले वीडियो में कर रखा था। और हमने यहाँ पे देखा था कि डाइवर्जिंग वाले की 2 कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ये सब हमने यहाँ पे इसकी डिस्कस कर ली। अब अगली आपको यहाँ पे जो एक और बीमारी दे रखी है वो आपको दे रखा है यहाँ पे प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया आपकी ऐसी बीमारी है जो ओल्ड एज के साथ आती है। ठीक है, और ओल्ड एज के साथ ऐसे आती है कि यहाँ पे जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की ही बीमारी बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे लोगों में आती है, जहाँ पे उनको दूर की चीजें भी नहीं दिखती और पास की चीजें भी नहीं दिखती हैं। तो इसको सही करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे ना 2 तरीके के लेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे दे नहीं रखा है, एक ही लेंस दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे बाइफोकल। ठीक है, पर दोनों यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये आ भी रखा है। तो सबसे पहले तो याद रखो, बायफोकल का मतलब यहाँ पे मान लो ये लेंस है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका रहता है यहाँ पे कॉन्वेक्स का, ये आपका रहता है यहाँ पे कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला रहता है आपका कॉनकेव। क्योंकि ऊपर वाली चीज बेसिकली कॉनकेव जो है वो दूर का ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती है। तो जब भी आप सामने देखते हो तो आप आंखें ऊपर करके ऊपर वाला हिस्सा जो है लेंस का वो आप यूज करते हो। ठीक है, अगर आपके स्पेक्स लगे हैं, चश्मा लगा है तो। और अगर नीचे वाले की अगर हम बात करें तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो वहां पे क्योंकि नीचे जब आप देखते हो तो नीचे पढ़ते टाइम देखते हो, पास की चीज देख रहे हो, तो उसके लिए आपका यहाँ पे नीचे इसलिए कॉन्वेक्स लेंस लगा है। तो ये तो होता है आपका यहाँ पे बायफोकल लेंस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बायफोकल लेंस। ये आपका यहाँ पे यूज होता है इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया एक तरीके का लेंस। अब दूसरा आपका यहाँ पे एक और रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव लेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव लेंस। अब प्रोग्रेसिव लेंस की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो आपका यहाँ पे अब ये लेंस है। ठीक है, इसमें ये लोग क्या करते हैं कि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कर देते हैं ब्लर। ये यहाँ पे कर देते हैं ब्लर ताकि जो फोकस है लोगों का
वो इस एरिया में आए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आता है फोकस तो यहाँ पे उनको दूर की चीजें दिखती है, यहाँ पे थोड़ा इंटरमीडिएट चीज दिखती है, मतलब ना ही दूर ना ही पास में। और इस वाले हिस्से में अगर वो देखते हैं तो यहाँ पे उनको पास की चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली दिखती हैं। तो ये दो तरीके के लेंस यहाँ पे यूज होते हैं प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए ओल्ड एज पीपल में, ठीक है? तो और ये बीमारी भी यहाँ पे ओल्ड एज के साथ आती है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे एक और बीमारी है जो यहाँ पे दे नहीं रखे, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फोर्थ आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपका होता है यहाँ पे एस्टिग्मेशन, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर देखने को मिलते हैं। ब्लर मतलब इन द सेंस कि आपकी जो दिक्कत है वो आपकी दिक्कत है यहाँ पे कि फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है? यहाँ पे याद रखना कि हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो लेंस यूज होते हैं वो आपके यूज होते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है? सिलेंड्रिकल लेंस आपके यहाँ पे यूज होते हैं, ये आपको यहाँ रखना है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की यहाँ पे इशू होती है कि यहाँ पे तभी उसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं देख पाते। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ पे होता है, ठीक है? अब अगर फोकस करोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे यही चीज जो है यहाँ पे ये ब्लर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस यूज होते हैं ताकि आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप क्या कर पाओ, यहाँ पे फोकस कर पाओ, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसकी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म है तो यहाँ पे आपको स्कैटर विजन देखने को मिलता है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे टर्म याद रख लेना। तो आपको यहाँ पे स्कैटर विजन देखने को मिलता है, उसको करेक्ट करने के लिए आप सिलेंड्रिकल लेंस यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। बाकी हमने बात की यहाँ पे इन्फिनिटी आपका फार पॉइंट होता है, आपका क्लोज पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर होता है। इनको तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ये आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब ये एज सच यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है? प्रिज्म। अब यहाँ पे ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा यहाँ पे जो हम नीचे करेंगे। तो यहाँ पे बस आप ये दो पॉइंट याद रख लेना कि जो आपका सरफेस इंक्लाइंड होता है एक दूसरे के, जो प्रिज्म की अगर हम बात करें, और दूसरा यहाँ पे कि एंगल जो होता है यहाँ पे लेटरल फेसेस का, उनको मिला के बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? तो यहाँ पे बस एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ये बस आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर बस पैराग्राफ से। अब ये वाली चीज हमने पिछले वीडियो में करी थी जहां हमने ग्लास स्लैब की हेल्प से रिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाया था। अगर आपको याद नहीं है तो हमने कुछ जैसे मान लो यहाँ पे ये पहला मीडियम था, ये दूसरा मीडियम था, ये आपका था यहाँ पे नॉर्मल, है ना? अगर आपका यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और एक तो कंडीशन बन गई कि ये नॉर्मल के पास पहुंच जाती है, और एक कंडीशन आपकी यहाँ पे ऐसी बनती है कि रिफ्रैक्शन रे जो आपकी ये इंसिडेंट रे जो है ये आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। ये आपकी यहाँ पे पहला मीडियम या आपका दूसरा मीडियम। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है, ठीक है? याद रखना, आर टू डी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है रेयरर से जब डेंसर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हो गया रेयरर से डेंसर का। तो पहला वाला मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है, दूसरा वाला आपका डेंसर मीडियम है। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ आपकी मूव करती है। वहीं पे एक आपका होता है यहाँ पे डेंसर टू रेयरर, जहाँ पे डेंसर आपका पहला मीडियम हो गया, रेयरर आपका दूसरा मीडियम हो गया। इसमें क्या होगा कि आपकी जो लाइट रे है वो अवे हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इसकी लाइट रे की बढ़ जाती है। जैसे हमने पिछले में देखा था कि हर एक मीडियम में स्पीड जो होगी यहाँ पे लाइट रे की वो अलग रहती है, आपके यहाँ पे डिफरेंट रहती है। और सेम केस आपका वेवलेंथ का भी रहता है, वेवलेंथ भी आपकी चेंज होती रहती है मीडियम के ऊपर, ठीक है? पर फ्रीक्वेंसी जो आपका यहाँ पे है वो हर एक मीडियम में सेम रहेगी उस पर्टिकुलर वेव की। वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है? सब कुछ तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे दी जा रही है। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो है वो आपका आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है? ये आपको दे रखा है यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे जो आपको डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप एक ग्लास प्रिज्म लेते हो और आप यहाँ पे एक व्हाइट लाइट यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है? व्हाइट लाइट जब आपकी यहाँ पे जाएगी तो ये 7 कलर्स में आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी डिवाइड हो जाती है, या फिर 7 कलर ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है? अब वो 7 कलर आप कैसे याद रखोगे? आप यहाँ पे याद रखोगे विप ग्योर से, ठीक है? ये जो आपका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप यहाँ पे याद रखोगे। और ये 7 कलर कौन से हैं? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? और ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी दे रखी है, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप ग्लास प्रिज्म के हेल्प से एक व्हाइट लाइट आप उस ग्लास प्रिज्म पे डाल रहे हो, और उसके थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 7 कलर आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? नो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ना यहाँ पे आप देख पाओगे आइजैक न्यूटन ने भी यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, पहले यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि इन्होंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया, ठीक है? इसके बाद इन्होंने जब यहाँ पे देखा कि व्हाइट लाइट को डालने पे आपको यहाँ पे 7 अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने सोचा यहाँ पे कि अगर हम एक और ग्लास प्रिज्म डाल के देखें सेम तरीके का,
तो क्या यहाँ पे जो वो 7 कलर है और भी ज़्यादा यहाँ पे आपके डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं? तो इनको देखने को मिला कि आपके अलग से और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है? मतलब सिर्फ़ 7 कलर तक ही आपकी यहाँ पे लाइट रे डिवाइड होती है, जो आपकी व्हाइट लाइट है वो, ठीक? फिर इन्होंने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे सेम तरीके का प्रिज़्म अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड डाल दें, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा डाल दें, जैसे आपका एक प्रिज़्म तो ये है और यही सेम तरीके का प्रिज़्म इन्होंने यहाँ पे उल्टा डाल दिया। तो इनको देखने को मिला कि जब आप यहाँ पे लाइट रे डालोगे, यहाँ पे 7 कलर में डिवाइड हुई, यहाँ पे भी 7 कलर में डिवाइड रहेगी, फिर यहाँ पे जब ये दूसरे प्रिज्म से निकलेगी ना तो ये वापस से व्हाइट लाइट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा कि अगर हम यहाँ पे दो सेम तरीके के प्रिज्म को अगर हम यहाँ पे उल्टी तरीके से हम यहाँ पे मैनेज करके रख दे, तो अगर हम व्हाइट लाइट पास करवा रहे हैं ना, तो आपके दूसरे प्रिज्म से जब हम एग्जिट करवाएंगे वो व्हाइट लाइट को, तो वो आपका व्हाइट लाइट में ही निकलेगी। ठीक है, तो आपकी वो डिवाइड तरीके से नहीं निकलेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखा था, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, वही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया। ठीक, इसी को बेसिकली यहाँ पे डिस्पर्जन बोल रहे हैं, जो स्प्लिट हो रहे हैं आपके यहाँ पे 7 कलर में, इसी को यहाँ पे डिस्पर्जन बोला जा रहा है। 7 कलर में आपके डिस्प्ले आपके यहाँ पे स्प्लिट हो रही हैं चीज़ें। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि रेड लाइट जो है, वो सबसे कम आपकी यहाँ पे बेंड होती है और वायलेट लाइट जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा बेंड होती है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ अगर हम बात करें एंगल के हिसाब से भी, तो आपका रेड का कम है और आपका वायलेट का ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। फिर हम यहाँ पे आगे चल लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये देखो, ये ऊपर वाली चीज़ तो आपकी वही पूरी है जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले में बताया। अब यहाँ पे आपका आ जाता है रेनबो का कंडीशन, ठीक है? रेनबो में इन्होंने यहाँ पे सिर्फ़ एक रेनबो का फॉर्मेशन बताया, वो है यहाँ पे इन्होंने जो बताया वो है आपका प्राइमरी रेनबो। ठीक है? ये आपका है यहाँ पे प्राइमरी रेनबो। अब प्राइमरी रेनबो में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक जगह आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? दूसरा आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे जो आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है? 2 रिफ्रैक्शन होते हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? टीआईआर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले लाइट रे पास की, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, इसका पाथ चेंज हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है? रेन ड्रॉप मतलब वाटर ड्रॉपलेट है। फिर इसने यहाँ पे पाथ चेंज किया, यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वापस ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई और जब ये बाहर निकलेगी तब आपका यहाँ पे एक और बार आपका रिफ्रैक्शन होगा और इसका यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमने यहाँ पे बहुत बार किया है। तो यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्राइमरी रेनबो से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी आपके 7 कलर जो फॉर्म होंगे ना, तो वायलेट कलर आपका जो फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पे इनर एज पे फॉर्म होगा, इनर एज पे आपका फॉर्म होगा। दूसरा जो आपका यहाँ पे रेड कलर फॉर्म होगा वो आपका आउटर एज पे फॉर्म होगा, ठीक है? आउटर एज पे फॉर्म होगा। ये आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी है और प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर वापस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका प्राइमरी रेनबो में है। फिर एक आपका रहेगा यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो सेकेंडरी रेनबो में जैसे आपने यहाँ पे लाइट रे डाली, ठीक है? यहाँ से आपकी यहाँ पे लाइट रे जो है ये चेंज पाथ करके यहाँ चली गई, फिर एक बार और आपका यहाँ पे ये आपका टीआईआर हुआ, ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पास करके आपकी यहाँ पे राइट रे वापस बाहर चली गई। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है? यहाँ पे और इस वाले रीजन पे आपका होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेकंड आपका यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी रेनबो, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, सेकेंडरी रेनबो में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमें 2 रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इनर एज पे जो आपको कलर देखने को मिलेगा, वो आपका प्राइमरी रेनबो के अपोजिट देखने को मिलेगा, वो है आपका यहाँ पे रेड कलर। फिर आउटर एज पे जो आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वायलेट कलर, ठीक है? तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, इनर एज पे रेड कलर और आउटर एज पे आपको यहाँ पे वायलेट कलर। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी रेनबो और प्राइमरी रेनबो पे रिलेटेड आपको यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे प्रोसेस के तौर पे कि सबसे पहले आपका रिफ्लेक्शन होगा, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस से एक और बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर वो बाहर जब निकलेगी आपकी जो लाइट रे है, तो वापस से यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहीं पे प्राइमरी रेनबो वाले में आपका 2 बार रिफ्रैक्शन है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है रेनबो से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे जो दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ना आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और जो सनराइज और सनसेट होता है उससे रिलेटेड, ठीक है? वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, इसको स्टार मार्क कर लो। पहला कि आपका यहाँ पे जो लाइटर एयर होती है, जो हॉटर एयर होती है, बेसिकली उसकी कम डेंसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो ठंडी हवा होती है उससे, ठीक है? तो डेंसिटी के टर्म्स में भी इसको यहाँ पे याद रख लेना है। एक आपको बस स्टैटिक पॉइंट दे रखा है। दूसरा यहाँ पे कि इनका जो हॉटर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका कम होता है ठंडी हवा से, ठीक है? तो यहाँ पे गर्म हवा का डेंसिटी भी ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स भी ज़्यादा है। वहीं पे जो ठंडी हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ पे
जो आपका ठंडी हवा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और आपका यहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है? वहीं पे गर्म हवा की आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है और आपकी यहाँ पे डेंसिटी भी कम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो आपका है यहाँ पे अर्थ पे, वो आपका अलग-अलग लेयर्स में प्रोवाइडेड है ना? अलग-अलग लेयर्स की अलग-अलग आपकी डेंसिटी है और हर लेयर में आपके छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जो आपके ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से हम आप बोल सकते हैं यहाँ पे इन इन पर्टिकुलर लेयर्स की वजह से एटमॉस्फेयर की हमें यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है, ठीक है? अब इसमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपको पता यहाँ पे लगेगा कि आपका स्टार यहाँ पे है पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है वो। और जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता रहता है ना, तब भी आपको वो अलग पोजीशन पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं, जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल आप इसको देखते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 पीएम पे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे स्टार है। फिर आप थोड़े टाइम बाद और देखोगे, मान लो यहाँ पे 9 पीएम पे मान लो, तो यहाँ पे आपका स्टार कुछ और जगह पे होगा, ठीक है, मतलब कोई दूसरे ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है? या फिर आप बोलो दूसरे डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कि वो एक्चुअल पोजीशन हमें पता नहीं चलती है स्टार की, हमें उसकी एक एपेरेंट पोजीशन पता चलती है, ठीक है? वही आपको यहाँ पे बता रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे जो आपके अलग-अलग आपकी जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, उसके थ्रू क्योंकि अलग-अलग डेंसिटीज़ हैं, तो उसमें हमें यहाँ पे अलग-अलग रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। हर एक पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, वही आपको सब यहाँ पे नीचे समझा रखा है, ठीक? तो ये आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ये सब आप यहाँ पे एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ठीक? अब यहाँ पे आपको जैसे बोला जा रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि हम लोग प्लैनेट्स हमारे जो होते हैं दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि स्टार ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा दूर है और प्लैनेट जो है वो यहाँ पे अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है? पहला तो यहाँ पे ये है और हम लोग इनको एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह लेते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड सोर्स की तरह नहीं लेते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले कि आपकी जो लाइट रे एंटर हो रही है यहाँ पे आँखों में, ठीक है? अगर हम बात करें इंडिविजुअल जो पॉइंट सोर्स है, क्योंकि आपका जो स्टार है उसको हम एक पॉइंट साइज़ सोर्स लेके चल रहे हैं। पर यहाँ पे जो प्लैनेट है वो आपके स्टार से तो बड़े साइज़ के है ना, तो हम उसको अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम सबको एक साथ लेंगे ना, तो एवरेज जो हम जब करेंगे यहाँ पे, तो वो बेसिकली आपका 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे नलिफाई कर रहा है आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट को। तो ये बस आपको यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ज़रूर इसको अलग से पढ़ भी लेना वैसे तो, ठीक है? यहाँ पे बस आपको जो जनरली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर आपको दे देगा ऑप्शन में रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद रख लेना। अब उसके बाद अगला आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो आपको बस यहाँ पे यही 3 चीज़ 2-3 स्टेटमेंट है, ये याद रखनी है 3 लाइन वाली, कि आपका यहाँ पे जो सनराइज़ और सनसेट होता है, ठीक है? यहाँ पे हमें ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट बाद में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बेसिकली जो आपका सनसेट होता है वो, ठीक है? और सनराइज़ की अगर हम बात करें तो 2 मिनट पहले दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, मतलब जब उसका सनराइज हुआ है उसके 2 मिनट पहले ही हमें यहाँ पे वो दिख जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको देख रहा है कि जब सनसेट हो रहा होता है ना, तो हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा तक हमें देखने को मिलता है कि सनसेट हो रहा है, पर वो एक्चुअली में हो चुका होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपको दे रखी है और ये भी आपकी एटमोस्फिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक? तो यहाँ पे ये भी आपका हो जाएगा इसी का ही एक एग्जांपल। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपके अलग-अलग लेयर से बना हुआ है। हर लेयर में आपके यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो आपकी लाइट होती है उसको स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लाइट स्कैटर हो रही है वो आपकी ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे जो कलर हमें देखने को मिलता है स्काई का, वो हमें यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब होता है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल है एक, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। अब यहाँ पे एक लाइट रे आई जो आपकी सनलाइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे ये एंटर होती है ना, उस सेम डायरेक्शन से नहीं निकलती है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन से निकलती है, फिर वो किसी दूसरे पार्टिकल में जाती है, फिर वो आपके अलग डायरेक्शन से निकल के किसी दूसरे पार्टिकल में जाती है। इसी तरीके से ये जो सेम प्रोसेस है यहाँ पे ये होता रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे जिगजैग फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पाथ है बेसिकली ज़िगज़ैग पाथ यहाँ पे ये फ़ॉलो करती है, जो आपकी वेव होती है, जो आपकी लाइट रे होती है इस टिंडल इफ़ेक्ट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्मॉल-स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपके जो छोटी वेवलेंथ वाली, आप बोल सकते हो यहाँ पे छोटी वाली जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो आपकी यहाँ पे लाइट रेज़ हैं उसको यहाँ पे ज़्यादा स्कैटर कर पाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपका जो टिंडल इफ़ेक्ट है वो आपको ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में भी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है।
दूसरा यहाँ पे कि जैसे हमने जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की बात करी, वो बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे कोई स्मोक हो गया, ठीक है, कोई आपके यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके यहाँ पे अलग पार्टिकल्स होते हैं वो सब हो सकते हैं। तो क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा आपके अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड रहता है, तो आपको पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको देखने को मिलेगा, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कलर है यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट का, वो बेसिकली आपके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि अगर बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स के थ्रू वो यहाँ पे स्कैटर हो रहा है ना, तो आपका यहाँ पे एग्जांपल है वो यहाँ पे ब्लू लाइट का, जो आपको यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे सेकंड लाइन पे, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना कि आपको यहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिलता है ब्लू कलर का, आपका जो स्काई देखने को मिलता है, वो बेसिकली पहली बात तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलता है। और वो भी आपको देखने को मिलता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा टाइनी साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से यहाँ पे जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट रे होती है वो यहाँ पे स्कैटर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। फिर ये हालत तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ही, ये आपको वही सेम चीज बताई जा रही है। बस यहाँ पे ये चीज याद रख लेना जो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें यहाँ पे कोई भी कलर का स्काई देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही कोई लाइट रे स्कैटर होती है। अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो कोई पार्टिकल ही नहीं होते, और जब पार्टिकल ही नहीं होते तो कोई भी लाइट रे आपकी स्कैटर नहीं होती, और ना ही जब स्कैटर होती तो कोई भी कलर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता स्काई का, तो हमें कंप्लीट डार्क स्काई देखने को मिलता। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें यहाँ पे डार्क कलर का स्काई देखने को मिलेगा। फिर अगला यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपके यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलता होगा कि जो भी आपके डेंजर वाले जो साइंस होते हैं ना, ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो रेड कलर से बेसिकली बने होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो रेड कलर होता है वो सबसे कम आपका स्कैटर होता है। ठीक है, जितनी भी दूर से आप देखोगे, अगर उसके ऊपर लाइट आप अगर डाल रहे हो ना, तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि आगे कुछ मतलब रेड कलर में जो भी आपका लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे डेंजर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है कि लीस्ट आपकी स्कैटर होता है आपका यहाँ पे रेड कलर, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डेंजर वाले साइंस है उसमें हम लोग यहाँ पे रेड कलर ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है कि कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, आपको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऊपर हमने डिस्कस किया वो हमने यहाँ पे वही सेम चीज आपको यहाँ पे नीचे दे रखी है कि आपको किस कलर में बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो याद रखना यहाँ पे जब दोपहर होती है, ठीक है, तब हमें यहाँ पे जो सूरज है वो बेसिकली एक तरीके से कंप्लीट व्हाइट कलर आप बोल सकते हो, एक तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जो ब्लू एंड वायलेट कलर होता है ना, वो आपका यहाँ पे कम से कम आपका स्कैटर हुआ होता है। ठीक है, पर वहीं पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे जब बाद की, तो हमें बाद में देखने को मिलता है कि जो आपका ब्लू लाइट है वो आपकी ज़्यादा स्कैटर होती है, क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ की है टाइनी पार्टिकल्स की वजह से। और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका सन का कलर भी है ना, थोड़ा बहुत आपको रेडिश तरीके का आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी यहाँ पे हाई वेवलेंथ है, और क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स है वो ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ वाली चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो सन है वो हमें यहाँ पे रेडिश कलर का, या फिर आप बोलो थोड़ा ऑरेंज कलर का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से लिंक है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको यहाँ पे एक फैक्ट्स दे रखे हैं, तो ये आप जरूर देख सकते हो। वही सेम चीज आपको यहाँ पे बार बार लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस करी। इसको आप जरूर देख लेना कि अकोमोडेशन ऑफ आई बेसिकली यहाँ पे होता है कि जो एबिलिटी है आई की, जो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक तरीके से फोकस करने की। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे पास का देख रहे हो या कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो वो एडजस्ट कर पाए यहाँ पे फोकल लेंथ, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है ये आपकी आई की एक एबिलिटी होती है जहाँ पे वो एडजस्ट कर पाती है अपनी फोकल लेंथ, पास की चीजें देखने के लिए भी और दूर की चीजें देखने के लिए भी। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपका नियर डिस्टिंक्ट विजन आपका हमने जैसे डिस्कस किया, स्मॉलेस्ट विजन आपका यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वाला, ये सब चीज याद रखना। इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ पे याद रख लेना, इसको किस किस और नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे कि इन्फिनाइट आपका यहाँ पे रहता है फार डिस्टेंट विजन या फिर फारदेस्ट पॉइंट, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे जितनी भी बीमारियां वगैरह हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, मायोपिया आपका हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, फिर हमने यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म भी हमने यहाँ पे किया था, तो वो सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर कैटरैक्ट भी हमने किया था। तो ओवरऑल अब देखोगे तो 5 बीमारियां हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डिस्पर्जन हमने देखा, जो आपका व्हाइट लाइट जब आप पास करते हो प्रिज्म से तो आपकी 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन। ठीक है, तो यही से हम आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर स्कैटरिंग की वजह से हमें यहाँ पे कलर देखने को मिलता है स्काई का ब्लू वगैरह, और रेडिश हमें देखने को मिलता है सनराइज सनसेट पे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपके यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। सनराइज सनसेट हमें यहाँ पे 2 मिनट देर में देखने को मिलता है, सनसेट हमें देखने को मिलता है 2 मिनट देर में, और सनराइज हमें 2 मिनट पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सब चीज डिस्कस की है। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।
कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भी। और बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आपको एकदम फ्री पीडीएफ मिल जाएगी ये कंप्लीट, ठीक है? आपको एकदम मार्क्ड करी पीडीएफ। तो और वहाँ पे अगर आपको डाउट भी हो तो वहाँ पे भी आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।